हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। तो गाइस, हम कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल और शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉन्टिन्यूस ये काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ता ही रहता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी और इसके टाइप्स की थी कि कितने तरह की हमारी डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो आज की वीडियो में हम जो इसके कंटेंट्स रह गए थे, फॉर एग्जांपल जैसे रिस्क फैक्टर्स है, इसके कॉजेज हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को आप बिल्कुल भी स्किप ना कर पाएं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स की ओर। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के? सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है कोई डायबिटीज मेलाइटिस की, आपकी फैमिली को या कोई आपके पेरेंट्स को है, माँ बाप को है, तो उससे उनके बच्चों को हो सकती है। अगर आपके किसी कजन्स में है, जैसे चाचा के लड़के के, मामा के लड़के के, इस तरह से उनको है, अगर आपके कजन्स में है, रिलेटिव में है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिकली चल सकती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये चल सकती है। इंजरी टू पेनक्रियाज, अगर हमारे पेनक्रियाज में किसी तरह की इंजरी हो गई या किसी तरह का डिफेक्ट पड़ गया, किस वजह से? या तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो एक्सीडेंटल वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है हमारे पेनक्रियाज में, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस की शिकायत हो सकती है। क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, उस इंसुलिन को जो कि आगे ग्लूकोज की मैनेजमेंट करता है, ग्लूकोज को मूव करता है जो कि सेल में। अगर हमारा पेनक्रियाज यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है तो हमारी जो इंसुलिन वहाँ पे प्रोड्यूस होएगी वो भी डिफेक्ट हो जाएगी, जिससे क्या होएगा, हमारा जो ग्लूकोज होएगा वो प्रॉपर फंक्शन के लिए नहीं जा पाएगा सेल्स में और वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। सर्जरी ट्यूमर, अगर ट्यूमर की किसी तरह की हमारे पेनक्रियाज में किसी तरह का ट्यूमर हो और उसकी सर्जरी हो गई, उसकी वजह से भी तो पेनक्रियाज में इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से भी वहां पे डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बाय इन्फेक्शन, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे पेनक्रियाज में हो गया, हमारा पेनक्रियाज जो इन्फेक्टेड हो गया बैक्टीरियाज की वजह से, तो वहां पे भी डायबिटीज मेलाइटिस की शिकायत हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज विच मिस्टेकन अटैक्स योर ऑन बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, उन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस अगर हमारी बॉडीज में हो, कौन सी एंटीबॉडीज जो मिस्टेकनली क्या करते हैं, हमारे अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो दूसरे एंटीबॉडीज को मारने लग जाते हैं, उन सेल्स को मारने लग जाते हैं, उन टिश्यूज को मारने लग जाते हैं जो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है गाइस फिजिकल स्ट्रेस, अगर फिजिकल स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज चल रही है, आपकी हेल्थ जो है वो इल है और किसी तरह की वहाँ सर्जरी हो गई है, अगर आपकी तबीयत, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले है इसमें फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री में जो डायबिटीज़ है वो भी हो सकती है, जेनेटिकली ये जा सकती है। जैसे पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को हो सकती है, अगर उनके बच्चों को नहीं तो उनके बच्चों को आगे हो सकती है, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक ये जा सकती है, फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये हो सकती है। नेक्स्ट है बीइंग ओवरवेट, अगर किसी पर्सन का ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा वो ओबेज है, बहुत ज़्यादा मोटापा उनमें है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है उस कंडीशन में कि ओवरवेट में ये बहुत जल्दी ओबीज को हो सकता है। हाई बीपी, अगर कंटिन्यू आपका बीपी हाई रह रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है। लो कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल मतलब कि अगर हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल वहाँ पे है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में भी हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
हार्ट एंड स्ट्रोक हिस्ट्री, अगर हार्ट एंड स्ट्रोक हिस्ट्री है, हार्ट में कोई डिजीज हो गई है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज किसी प्रॉब्लम की हो गई है, या वहाँ पे बार बार हार्ट स्ट्रोक हमें हो गए हैं, हार्ट में बार बार अटैक्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकली इनएक्टिव, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज में बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेकर प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जब हाई लेवल हो जाता है शुगर का, ग्लूकोज का हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी हमें डायबिटीज मेलाइटस का सामना करना पड़ सकता है। एज 45 एंड एल्डर्स, जो 45 की एज हो जाती है तो खान पान कुछ इस तरीके का हमारा हो जाता है बॉडी का, और उसके ज़्यादा एज वालों को डायबिटीज मेलाइटस की शिकायत देखी जा सकती है। बीइंग अ स्मोकर, अगर आप स्मोकर हो, अगर आप स्मोक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बीड़ी या सिगरेट पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ 2 मेलाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप 2 मेलाइटस। गेनिंग वेट आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं, ओबीज बन गए, मोटापा उनमें बहुत ज़्यादा आ गया, तो डायबिटीज़ मेलाइटस की यहाँ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वहाँ पे देखी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं गाइज हम कॉजेज़ की, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, इस डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? बॉडी अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियास। क्या करते हैं हमारी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अपने ही बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है, सेल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन की वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, तो वहाँ पे वो जो बीटा सेल्स हैं जो हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और अगर हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो ग्लूकोज की अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रही है। हमारा जो ग्लूकोज होता है, इंसुलिन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो इंसुलिन हमारे ब्लड में होता है, ये हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, हमारे सेल्स में भेजता है, वहाँ पे मूव करता है, ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज्ड हो जाए, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होएगा तो जो हमारी ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा लेवल हमारे ब्लड के अंदर उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस की शिकायत वहाँ पे हो सकती है। सो ग्लूकोज कैन नॉट गो और मूव, जिसकी वजह से अगर बीटा सेल्स हमारे वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बॉडी जब एंटीबॉडीज खुद पे अटैक कर देती है ऑर्गन्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, तो क्या होते हैं वहाँ पे सेल्स जो हैं, जहाँ पे ग्लूकोज अपनी ग्लूकोज की मैनेजमेंट होएगी, जहाँ पे ग्लूकोज यूटिलाइज्ड होएगा, वो सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होएगा, ग्लूकोज की अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होएगी वहाँ पे, तो ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठे होने की वजह से क्या होएगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? बॉडी सेल्स डोंट अलाउ द इंसुलिन टू वर्क एज इट शुड बी, लेट ग्लूकोज इनटू द सेल्स। हमारी बॉडीज जो सेल्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर वर्किंग करे। इंसुलिन का वर्क क्या है, ये हमारी ग्लूकोज को सेल्स में मूव करवाती है, लेकिन हमारे सेल्स वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो इंसुलिन है वो अच्छे तरीके से हमारे ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करे, मूव करे। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स में है वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं हम ग्लूकोज को अंदर आने के लिए, इसलिए वहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो इंसुलिन है वो वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, उसका हमारा जो ग्लूकोज है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाज कैन नॉट प्रोड्यूस था, और जितनी इंसुलिन हमें ग्लूकोज को मूव करने के लिए, ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, प्रोड्यूस वहाँ पे हमारा जो पेनक्रियाज है वो प्रोड्यूस करने में इनसुफिशिएंट होता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ताकि
हमारी जो वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई हो उसको कम कर सके। तो इतना ज़्यादा हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में सफिशिएंट नहीं होता है, सफल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो है वो नेचुरली बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, और वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सिम्टम्स की क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जब डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी पर्सन में देखी जाती है, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीज थ्रस्ट, बार बार उस पर्सन को प्यास लगने लग जाती है, उसको ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पी लूँ एक बार में ही, और उसको उसकी प्यास जो है वो बढ़ती ही जाती है। फीलिंग टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी वहाँ पे फील होने लग जाती है, वीकनेस फील होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड विजन, देखने में कमी होने लग जाती है, जब आप नज़र लगा के किसी जगह पे देखते हैं तो आपको चक्कर से आने लग जाते हैं, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अल्सर्स, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में अल्सर्स आने लग जाते हैं, छाले से पड़ने लग जाते हैं, वहाँ पे नमनेस हो जाती है, मतलब सोना, जैसे हम कई बार थोड़ी सा टाइम के लिए एक जगह पे बैठे हैं या अपने हाथों को इस तरह कहीं पे रखा तो क्या देखते हैं कि टिंगलिंग सी होने लग जाती है, वहाँ पे ऐसे सुइयां सी चुभने लग जाती है, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हमारे हाथ पैर सो गए हैं। तो इस तरह से हमें बार बार फील होने लग जाता है वहाँ पे, और हमारे हैंड्स में और हमारे फीट में सेंसिटिविटी उस कंडीशन में कम होने लग जाती है। स्लो हीलिंग सोर्स एंड कट, अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है, पैर में कोई ठोकर वगैरह लग जाती है जिससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो जो वुंड्स होते हैं, वो जो कट होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं वो हील होने के लिए। अनप्लैंड वेट लॉस, हमारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लग जाता है, अनप्लैंड होने लग जाता है, मतलब किसी भी तरह की हिस्ट्री में नहीं है हमारा कि हमने क्या खाया क्या पिया, तो बिना वजह ही हमारी बॉडी का जो लॉस है, वेट लॉस है, वो होने लग जाता है। ड्राई माउथ, हमारा बार बार मुंह सूखने लग जाता है, ऐसे लगता है कि बार बार हमें प्यास लग रही है, तो गला सूखना शुरू हो जाता है इस कंडीशन में। एक्सेसिव यूरिनेशन, हमारे यूरिन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार हमें ऐसे लगता है कि बाथरूम जाने की, टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। अनएक्सप्लेन्ड इन्फेक्शन, तो बिना वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या हमें नोजिया वोमिटिंग्स की प्रॉब्लम बार बार होने लग जाती है, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। नर्व्स चेंजेस, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो नर्व्स हैं वो चढ़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे कई बार हमने देखा सोते सोते हमारे पैरों की या हमारी पिंडलियों की, हमारे पटों की नसें चढ़ना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में कहते हैं बॉडी की नसें चढ़ना शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है, वहाँ पे वेरिकोस की प्रॉब्लम कई बार देखने को होती है। अदर्स इन वुमेन, तो वुमेन में कुछ एक्सेप्शनल जो हैं वो सिम्टम्स हैं। यूटीआई, जो लेडीज़ हैं उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वहाँ पे उनकी जो वेजाइनल पार्ट होता है वहाँ पे बार बार इचिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे कई बार वहाँ पे फोड़े फिंसियाँ भी देखने को मिलती हैं, कई बार वहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन बार बार होने लग जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए वो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम को बार बार मतलब कंटिन्यू देखने को ये प्रॉब्लम मिलती है। तो मेन में क्या प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, मतलब उनकी सेक्सुअल जो एबिलिटी होती है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो जाती है, और वहाँ पे मसल स्ट्रेंथ उनकी वीक हो जाती है। उनकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, जो उनके मसल्स होते हैं वो बहुत, उनको ऐसे लगने लग जाता है कि वहाँ पे मसल्स की स्पास्म हो गई है, वो जल्दी वो थकावट फील करने लग जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं गाइस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये हमारे कॉमन है, किसी भी डायबिटीज़ में हमें ये फील होने लग जाते हैं। तो अब हम कॉमन बताते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होते ही हैं। सिम्टम्स डिवेल्प क्विकली, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से अराइज होने लग जाते हैं, कुछ हफ्तों तक रहते हैं, उसके बाद महीनों तक वो चलते हैं। सीन इन यंगर्स, और ये जो टाइप 1 के सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी एज में दिखाई देने लग जाते हैं, चाइल्ड में दिखाई देने लग जाते हैं, टीन में, यंगर में या यंगर अडल्ट में, किसी भी एज में वो शो होने लग जाते हैं। तो नोजिया रहने लग जाता है, वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन रहना शुरू हो जाता है, लेडीज़ में क्या यीस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जो पर्सन्स होते हैं मेल होते हैं उसमें सेक्सुअल जो डिसफंक्शनिंग होने लग जाती है, सेक्सुअल एबिलिटी उनकी कमज़ोर होने लग जाती है। तो टाइप 2 एंड प्री डायबिटीज़ सिम्टम्स क्या होते हैं।
तो हम देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स डिवेल्प स्लोली। ये जो सिम्टम्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के और प्री डायबिटीज के सिम्टम्स जो होते हैं वो स्लोली डिवेल्प करते हैं। मे नोटिस, हम कई बार इनको नोटिस कर भी सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम डेली रूटीन में जैसे ऑफिस जाते हैं या कोई वर्क करते हैं तो हमें क्या लगता है ये शायद डेली के वर्क के कारण हमें कमजोरी सी फील होती है या गर्मियों के मौसम में ज़्यादा प्यास लगती है, तो इस तरह से हम उनके सिम्टम्स को कई बार नोटिस नहीं कर पाते हैं। डेवलप इन अडल्ट लाइफ, तो ये अडल्ट लाइफ में मोस्टली 45 की एज के आसपास ये राइज होना शुरू हो जाते हैं, बट राइज इन ऑल एजेस। आजकल क्या हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी जो वो सभी एजों में देखने को मिलती है। टेस्ट से ये प्रूफ हो गया है ये किसी भी एज में आजकल हो सकती है। तो चलिए गाइज आगे हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिन पर्सन्स को डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम हो। अब हम गाइज बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर किसी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम होती है। व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर, शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बहुत लंबे टाइम तक बढ़ता ही रहता है, मतलब कॉन्टिन्यूस बढ़ा हुआ जो कॉन्टिन्यूस वो ऐसे ही चल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, उनकी डैमेज होने के वहाँ पे सीरियसली चांसेस बढ़ जाते हैं। सम कॉम्प्लिकेशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो हमारी जीवन भर, हमारी पूरी लाइफ तक हमारे साथ ऐसे ही चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, मतलब कि जो हमारे हार्ट को हमारे ब्लड का सप्लाई करती है, जो हमारे ब्लड में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो जो हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है वो हमारे हार्ट में वो ब्लड को पहुँचाती है, तो वो उन आर्टरीज की वहाँ पे डिजीजेस हो सकती हैं, वो नैरोइंग हो सकती है उनकी, बहुत स्ट्रोक हो सकते हैं वहाँ पे आर्टरीज के, तो इस तरह से वो आर्टरीज की डिजीज वहाँ पे हो सकती है, आर्टरीज भी हमारी डैमेज वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट है चेस्ट पेन। रेगुलर हमें चेस्ट पेन रह सकती है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। बार बार हमें ऐसे फील होने लग जाता है जैसे हमारी चेस्ट ब्लॉक हो गई है या वहाँ पे पेन रहनी शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, तो बार बार हार्ट अटैक आने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं, जैसे कोई भी पर्सन स्ट्रेस ले लेता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बार बार अटैक आने की वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहना वहाँ पे शुरू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, जैसे लेफ्ट आर्टरीज होती है या राइट आर्टरीज, तो इस कंडीशन में क्या होती है, आर्टरीज वहाँ पे नैरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो होता है हमारे हमारी जो आर्टरीज है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज की नैरोइंग वहाँ पे होने लग जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड वन हम देखते हैं कि किडनी डैमेज। किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या डैमेज वहाँ पे आ सकते हैं। तो किडनी डैमेज हो सकती है जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किडनी फेलियर नीड टू डायलिसिस। कई बार क्या होती है, वर्किंग बार बार जब हम क्या कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो कोई भी मेडिसिन हम बहुत लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं, या हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत लॉन्ग टाइम ऐसे ही हमारी ग्लूकोज लेवल हमारा ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, तो हमारी किडनी वहाँ पे फेलियर हो जाती है, किडनी वर्किंग प्रॉपर वहाँ पे नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार डायलिसिस करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और लेटर एज में क्या होता है, जो बहुत लंबे टाइम तक 60 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद वहाँ पे ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, किडनी को ट्रांसप्लांट करने की, किडनी को चेंज करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाती है। आई डैमेज को हम कहते हैं रेटिनोपैथी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लीड्स टू ब्लाइंडनेस, वहाँ पे अंधराता की प्रॉब्लम हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है, आई साइट वीक हो सकती है। जब आप नज़र लगा के किसी काम को कर रहे हैं तो वो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपके आईज में लगातार इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम रह सकती है, बार बार वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कैटरेक्ट हो सकते हैं, आपकी जो कैटरेक्ट्स है, आपकी जो आईज बॉल्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी की जो वहाँ पे इन्फ्लामेशंस आ सकती है आपकी आईज़ में, आपकी आईज़ वहाँ पे रेडनेस होना, वहाँ पे बार बार आपकी आईज़ में इरिटेशन होना शुरू हो सकती है, रेडनेस रहना शुरू हो सकती है। तो नेक्स्ट है फुट डैमेज। जब डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो फुट में
क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फीट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इंक्लूड द नर्व्स, तो क्या होती हैं, हमारे जो फुट होता है, हमारा जो पैर होता है, इसमें बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं, बहुत नंबर्स में जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे जॉइंट हो रखी होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उन नर्व्स में वहाँ पे नमनेस रहना शुरू हो जाती है। हमारी जो पैर होता है वो थोड़ी सी देर रखने पे, किसी भी जगह पे हम ऐसे थोड़ी देर पैर रख लेते हैं या सो जाते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा पैर सो गया है। तो वहाँ पे किसी भी तरह की वहाँ पे छोटी छोटी नीडल सी चुभना शुरू हो जाती है, बार बार हमारे पैर सोना शुरू हो जाते हैं, वहाँ किसी तरह की सेंसिटिविटी हमें फील नहीं होती है। डैमेज पुर, अगर हमारे पैरों की जो नर्व्स होती हैं, जो बहुत सारी नर्व्स वहाँ पे इकट्ठी हो गया, अगर वहाँ पे डैमेज हो जाती है उनकी, तो ब्लड फ्लो जो होता है हमारे पैरों के अंदर वो कम हो जाता है। इन पैरों के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है कम हो जाता है, तो उसकी वजह से नमनेस रहना शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी कम फील होती है। और अगर कोई कट वगैरह लग जाता है हमारी बॉडी में, हमारे पैरों में बुन्स वगैरह हो जाता है या जख्म वगैरह हो जाता है, तो वो हील होने में, वो ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन इन्फेक्शंस की। तो स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत तरह के हो सकते हैं। हमारी जो एलर्जी हो सकती है हमारे स्किन के ऊपर कई तरह की, या वहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है फिंगर्स के इन बीच में, यहाँ पे बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है, और छाले पड़ सकते हैं, यहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं यहाँ पे, और हमें नेल्स की दिक्कत रह सकती है। हमारे नेल्स में जो है वहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हमारी जो नेल्स की ये जो बाड़े बोलते हैं, ये साइड की जो नेल्स के एजेस होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं, बार बार ये पकना शुरू हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए ठीक रहते हैं फिर पकना शुरू हो जाते हैं, पस पड़ जाती है इनमें। तो बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे आते हैं जो स्किन इन्फेक्शंस वहाँ पे हो सकते हैं। हियरिंग लॉस, तो सुनना वहाँ पे बंद हो सकता है, सुनना कम हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से ये सुनना बिल्कुल भी बंद हो सकता है। आगे हम बात करते हैं डिप्रेशन की। कोई भी पर्सन जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जिसका बीपी हाई राइज हो रहा है, तो वो स्ट्रेस ले लेता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स की। डेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे टीथ खराब होना शुरू हो जाते हैं, बार बार हमारे टीथ में कैविटीज़ होना शुरू हो जाती है, या वहाँ पे प्लाक बहुत जल्दी जमा होने लग जाता है, मुंह में से स्मेल आने लग जाती है, वहाँ पे हमारे टीथ को वो जो जर्म्स है बहुत जल्दी ख़राब करने लग जाते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, सेक्सुअल जो एबिलिटी होती है पर्सन्स की, स्पेशली मैन की, तो वो लेस हो जाती है, वो उनकी एबिलिटी बहुत कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं गाइस डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। कैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस इसमें डायग्नोस्ड हो गई है। तो फॉर द चेकिंग ऑफ द ग्लूकोज लेवल, क्या करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोस्ड करने के लिए किसी भी पर्सन में ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 2-3 टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, सेकंड वन है A1 टेस्ट, एंड थर्ड वन है रैंडम ग्लूकोज लेवल। और फर्स्ट वन क्या है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट हमारा मॉर्निंग में किया जाता है जब हम 8 से 9 घंटे का फास्ट रख के आते हैं, मतलब फुल नाइट हम भूखे रहते हैं। तो सुबह को ये कहा जा सकता है कि एम्प्टी स्टमक में, जब हम मॉर्निंग में खाली पेट होते हैं तब ये टेस्ट किया जा सकता है। वहाँ पे कुछ भी हमें खाया पिया नहीं चाहिए इस टेस्ट के लिए। तो इस टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल रेंज यहाँ पे क्या होती है, 100 होती है हमारी डायबिटीज़ की, हमारी शुगर लेवल की, ब्लड ग्लूकोज लेवल की हमारे ब्लड के अंदर। जब प्री डायबिटीज़ का टेस्ट यहाँ पे करते हैं, प्री डायबिटीज़ का यहाँ पे रेंज आती है 100 से 125 तक आ सकती है। और जब किसी पेशेंट को यहाँ पे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उसको जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर वो 125 और इससे ज़्यादा आ सकता है। तो दूसरा टेस्ट हमारे पास है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए किसी भी तरह की फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह का खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ये किसी भी तरह हम किसी भी कंडीशन में हम कर सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज इस टेस्ट में क्या होती है, हमारी जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, तो उसको mg/dl में
काउंट करते हैं। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं। तो नॉर्मल रेंज यहाँ पे होती है लेस देन 100। जब 100 से कम वहाँ पे ग्लूकोज आ रहा है हमारे ब्लड के अंदर तो वो नॉर्मल रेंज होती है। जब 140 से 199 हमारी शुगर आ जाती है, हमारे ग्लूकोज आ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन होती है। और जब 200 और उससे लार्ज ग्लूकोज का लेवल आ जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट टेस्ट है गाइज इसका A1 टेस्ट। इसको हम हीमोग्लोबिन A1 टेस्ट भी कहते हैं और ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। तो इस टेस्ट से क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एवरेज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेजर करते हैं। और ओवर द पास्ट 2 और 3 मंथ्स, मतलब कि जितनी भी हमारे लास्ट जो 2-3 मंथ हमारे गए हैं तो उसकी भी ये ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर मेजर्ड कर लेता है। दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अटैच टू द हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट क्या करता है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेजर्ड करता है जहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन अटैच्ड होती है टू द प्रोटीन के साथ इन आरबीसीज। हमारे आरबीसीज के बीच में जो प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ जो हीमोग्लोबिन होती है उनमें ग्लूकोज का लेवल ये फाइंड आउट करता है, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और वहाँ पे इस टेस्ट के लिए किसी भी तरह की फास्ट की ज़रूरत है, एम्प्टी स्टमक की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें नॉर्मल रेंज होती है हमारी ग्लूकोज लेवल की इन द mg/dl लेस देन 5.7% एंड प्री डायबिटीज़ में होती है 5.7 to 6.7% एंड डायबिटीज़ कंडीशन में होती है 6.7% और हाइयर। नेक्स्ट है गाइस और लास्ट टेस्ट है हमारे पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट फर्स्टली मेजर्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड आफ्टर ओवरनाइट फास्ट। जब हम पूरे रात हम खाली पेट होते हैं, सुबह को उठ के हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, फास्ट रखा होता है पूरी नाइट का, तो उस कंडीशन में क्या था, फर्स्टली ये हमारे ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर फाइंड आउट करता है। और सेकंड वन क्या करता है, जब इसका सेकेंडली टेस्ट करते हैं जब हम शुगरी मिल्क पीते हैं। एक ग्लास ऑफ मिल्क हमें दिया जाता है जिसमें शुगर ऐड की हुई होती है और ये 1 हार के बाद, 2 हार के बाद, 3 हार के बाद हम ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर चेक किया जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो लेस देन 140 mg/dl होती है और प्री डायबिटीज़ की रेंज इसकी आती है 140 to 190 mg/dl और डायबिटीज़ की कंडीशन में 200 हमारी ग्लूकोज लेवल आता है और हाई आता है ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो गाइस क्या है, अगर हमें किसी तरह का डाउट है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ में इन टेस्ट के एक्सेप्टिंग, मतलब कि जो हमने टेस्ट आपको बताए हैं, A1 टेस्ट जो हो गया है, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट जो हो गया है, तो इसमें क्या होता है, अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का किसी तरह का डाउट है कि ये डायबिटीज़ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मतलब रेंज इनके बीच बीच में आए, तो क्या होता है, ब्लड के और यूरिन के सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और सैंपल कलेक्ट करने के लिए बाद ब्लड का जो टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वो टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडीज़। उन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारी जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑटो इम्यून साइंस वहाँ पे बताती हैं, मतलब कि जो अपने आप ही हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर एंटीबॉडीज जो हैं वो खुद ही अटैक करने लग जाती हैं और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं पेनक्रियाज में। और यूरिन की यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाता है ये मेजर करने के लिए, ताकि कीटोन्स की प्रेजेंस के लिए, कि हमारे यूरिन में कीटोन की प्रेजेंस तो नहीं है। तो कीटोन की अगर प्रेजेंस हो तो ये क्या साइन होता है, बर्निंग फैट का, मतलब कि ये हमारी एनर्जी सप्लाई इन द बॉडीज। तो मतलब कि हमारे ये साइन होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बर्निंग फैट हो रहा है, हमारी एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लूकोज का लेवल, अगर बर्निंग फैट है वहाँ पे तो वहाँ पे ग्लूकोज का लेवल एज इट इज़ रह जाता है, वो यूटिलाइज नहीं होता है और ग्लूकोज का लेवल हमारी डायबिटीज़ के अंदर बढ़ जाता है, जिससे इंडिकेट होता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को है। तो आगे है गाइस, हु शुड बी टेस्टेड फॉर द डायबिटीज़, किनको अपना डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए या किनको करवाने की ज़रूरत होती है।
इफ़ द सिम्टम्स आर सीन, जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, इंक्रीज थ्रस्ट हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, या हमें टायर्डनेस फील हो रही है, तो इस तरीके से जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो अगर उसमें से कुछ भी हमें फील हो रहा है, कुछ भी टायर्डनेस फील हो रही है, या हमें बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो और रिस्क फैक्टर्स जो कि डायबिटीज़ के लिए शो हो रहे हैं, तो हमें टेस्टेड करवाने चाहिए अपनी डायबिटीज़ के लिए। अर्लियर डायबिटीज़ कैन बी अर्लियर कंट्रोल। अगर हम अपनी सिम्टम्स को देख के डायबिटीज़ के अगर थोड़ा बहुत भी शक है हमें डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ ना हो, ये वाले सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, तो अगर हम अर्लियर इसकी टेस्टेड करवा लेते हैं, हमें फाउंड हो जाती है कि हमारी शुगर थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, इसको जल्दी मैनेज कर सकते हैं, और इसके जो लेटर लाइफ में हमें जो भी सिम्टम्स इसके होने वाले हैं, जो भी इससे प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी जो डेवलपमेंट है उसको डिले कर सकते हैं गाइस। टेस्टिंग फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए क्या टेस्टेस हो, किनको ये टेस्ट करवाना चाहिए? टेस्ट फॉर द चिल्ड्रंस एंड द यंगर, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जैसे उनके बाप दादाओं को या किसी को पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनको चिल्ड्रंस को और यंगर्स को डायबिटीज़ का टेस्ट लेना चाहिए। लेस कॉमन पर्सन फाउंड विद ये, बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं डायबिटीज़ जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे फाउंड होती है यंगर्स में और चिल्ड्रंस में। टेस्टिंग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, किनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का टेस्ट करवाना चाहिए? जिनकी 45 एज हो गई है या उससे अबव हो गई है, या बहुत ज़्यादा उनमें ओवरवेट बढ़ गया है, चिल्ड्रंस में या यंगर्स में या लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए हैं, मोटापा उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जिनकी एज 20 से 44 एज के बीच में है या उससे ज़्यादा है और उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है उन लेडीज़ में, उन वुमेन्स में मोटापे के साथ गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं, यंगर्स होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पे फाउंड हो सकती है। तो गाइस, टाइम की लिमिट को देखते हुए मैं आज की वीडियो आपको इतनी ही प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन हम डायबिटीज़ की करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। मेरी वीडियो आज की आपको कैसे लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।